पहले टॉपिक की बात करते हैं, इलास्टिसिटी। तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिख दिया, आपको दिख रहा होगा, पढ़ लेता हूँ आपके लिए मैं। इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी। ध्यान रखना, ये जो बॉडी की मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। बॉडी का किस मटेरियल से बनी बॉडी, कि वो रबड़ से बना है, प्लास्टिक से बना है, किस चीज से बना है, उस पर डिपेंड करती है। इलास्टिसिटी जो है उस पर डिपेंड करती है। Elasticity is the property of the material of the body by virtue of which the body opposes any change in its shape or size when external forces। यहाँ पर external force को हम लोग एक नाम देंगे, उसको बोलेंगे हम लोग deforming force। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, हम external force को अब deforming force बोलना शुरू करेंगे। अगर आप पहले पढ़ के आए हैं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग इसी वीडियो से कर रहा हूँ, तो अगर जो बच्चे पढ़ने वाले उनको पता होगा कि यहाँ पर हम एक्सटर्नल फोर्स को डिफॉर्मिंग फोर्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो फोर्स है इसका काम ही है, जिस बॉडी पे हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स उसकी शेप को चेंज करना चाह रहे हैं। तो इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच द बॉडी अपोजेस एनी चेंज इन इट्स शेप और साइज व्हेन एक्सटर्नल फोर्सेज आर अप्लाइड और डिफॉर्मिंग फोर्सेज आर अप्लाइड। कि जब हमने किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाई तो वो बॉडी हमको अपनी स्टेट को चेंज करने से अपोज करेगा। वो नहीं चाहेगा कि हम फोर्स लगा रहे हैं तो वो अपने आप अपनी स्टेट को बदलना चाहे नहीं चाहेगा, क्योंकि हम उसमें फोर्स लगा रहे हैं तो अपोज करेगा उसको। एग्जांपल, अगर मैं रबर बैंड को स्ट्रेच करूंगा तो जब तक मैंने उसको स्ट्रेच कर रखा है जब तक तो वो स्ट्रेच रहेगा, लेकिन जैसे ही मैं फोर्स हटाऊंगा वैसे ही वो अपने ओरिजिनल स्टेट में, मेन पोजिशन में जो पहले था उस पर आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एंड रिकवर इट्स ओरिजिनल स्टेट एज सून एज द डिफाइंग फोर्स आर रिमूव्ड। जैसे रबर बैंड का एग्जांपल दिया मैंने आपको, जैसे ही आप फोर्स हटाएंगे वो दोबारा अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। तो इसको अगर मैं दो पार्ट में तोड़ना चाहूँ तो तोड़ सकता डेफिनेशन को। पहला पार्ट क्या है, इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी। ध्यान नहीं, ये बॉडी मटेरियल की, ये जो प्रॉपर्टी है मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है, बॉडी की मटेरियल पर डिपेंड करती है। बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच द बॉडी अपोजेस एनी चेंज इन इट्स शेप और साइज व्हेन एक्सटर्नल फोर्स या फिर डिफॉर्मिंग फोर्सेस, फोर्स नहीं, एक से ज्यादा भी फोर्स हो सकती है, ठीक है। When the external और डिफॉर्मिंग फोर्सेज आर अप्लाइड टू इट, जब हमने बॉडी में बाहर से कोई फोर्स लगाया तो वो उसको अपोज करेगी। मैंने मान लीजिए, अगर मैं एग्जांपल दिखाता हूं आपको, कि मान लीजिए अगर मेरे पास एक रॉड है, मैंने इसके नीचे के डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो ये क्या करेगी, ये ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी ताकि इसको कैंसिल कर सके, ताकि इसको अपोज कर सके। तो ये मान लीजिए ऊपर के डायरेक्शन में एफ आर फोर्स लगा रही है, एफ रिस्टोरिंग मान लीजिए, अभी हम रिस्टोरिंग फोर्स बोल रहे हैं, इसको बताएंगे क्यों बोल रहे हैं अभी आगे। तो एफ आर बोल रहे हैं इसको, रिस्टोरिंग फोर्स। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं चलिए मैं स्प्रिंग का एग्जांपल ले लेता हूं। यहाँ पर मेरे पास एक स्प्रिंग है, मैंने इस स्प्रिंग को पकड़ के क्या करा, खुचूक से नीचे खींच लिया, ठीक है। मैंने इस पे नीचे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई बाहर से। अब यह करेगी, अगर आपने पढ़ा होगा कि स्प्रिंग एक स्प्रिंग फोर्स लगाती है जिसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है -kx। -k स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, x जितना हमने खींचा है उसको, जितना हमने ओरिजिनल लाइन से खींचा है उसको बोलेंगे हम लोग, जितना इसमें हमने खींचा है ओरिजिनल लाइन से x बोलेंगे वो डिस्टेंस। तो ये क्या करेगी, ये अपोजिट डायरेक्शन में जितना मैंने फोर्स लगाई है, अपोजिट डायरेक्शन में ये अपना फोर्स लगाएगी। ये चाहेगी कि ये ओरिजिनल स्टेट में आ जाए, तो इसी को हम बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। -kx लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, मैंने फोर्स लगाई है नीचे की तरफ, ऐसे कुचुक, ये कोशिश करेगी उसको दोबारा से ऊपर खींचने की। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो स्प्रिंग फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन में, तो मैं इसको कह सकता हूं कि ये जो है इस डेफिनेशन के हिसाब से देखें, अपोज एनी चेंज इन शेप और साइज, ये अपोज कर रही है। ये जो मटेरियल है, जो स्प्रिंग है, ये अपोज कर रहा है, जो मैंने एक्सटर्नल फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स जो लगाई है ये उसको अपोज करना चाह रहा है। तो पहला पार्ट तो आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। दूसरा पार्ट की बात करते हैं, एंड रिकवर इट्स ओरिजिनल स्टेट एज सून एज द डिफॉर्मिंग फोर्स आर रिमूव। अब अगर मैंने इसको छोड़ दिया, खींच के छोड़ दिया, तो क्या होगा भाई, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि पूरा ही खींच के बिल्कुल ही लंबा कर दिया वापिस नहीं आने का। ये जो इलास्टिसिटी हम पढ़ रहे हैं, इलास्टिसिटी जो पढ़ रहे हैं हम लोग, ये जो है ये एक लिमिट तक ही काम करेगी। ऐसा नहीं कि मैंने इतना ज्यादा ही फोर्स लगा दी कि रबर बैंड ही तोड़ दिया, स्प्रिंग ही मोड़ दिया, तो ये एक लिमिट तक ही काम करेगी। आप ये मत सोचिएगा कि आप कितना भी खींच दीजिए तो फिर काम बन जाएगा, ऐसे नहीं होगा। तो ये एक सर्टेन लिमिट तक ही काम करेगा, ओके। तो उसको अभी हम आगे पढ़ेंगे, चिंता मत करिए, तो अभी स्टार्टिंग की है तो इंट्रोडक्शन ही हुआ है। तो ये सर्टेन लिमिट तक ही काम करता है, इससे ज्यादा आप खींचेंगे
तो काम नहीं बनेगा, एक लिमिट से ज्यादा खींच देंगे आप तो काम नहीं बनेगा। तो अगर मैंने इसको खींचा एक सर्टेन लिमिट के अंदर, अभी पढ़ेंगे हम लोग सब कुछ, चिंता मत करिए, सब कुछ पढ़ेंगे अभी हम। तो अगर मैंने इसको सर्टेन लिमिट से ज्यादा खींच दिया तो ये उससे आगे नहीं आ पाएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ, मैंने इसको खींचा, इनने मेरे को अपोज करा माइनस के फोर्स से, छोड़ा, वापिस आ गया अपने ओरिजिनल स्टेट में, जिस स्टेट में पहले था ये। तो इन दोनों पार्ट को मिला के इसकी डेफिनेशन बन गई है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा। दोनों पार्ट को मिला के डेफिनेशन इसकी बन चुकी है। पहला पार्ट क्या था कि जैसे मैंने इसमें फोर्स लगाई तो इसने भी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाई। यहाँ पर इस केस में स्प्रिंग फोर्स लगाई इसने, किसी और मटेरियल की बात करते हो अपने हिसाब से फोर्स लगाता है उस पर, मैं स्प्रिंग की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ पर नीचे के डायरेक्शन में फोर्स लगाई, इसने मेरे को ऊपर के डायरेक्शन में अपोज करा। पहला पार्ट हो गया ये। दूसरा पार्ट, जैसे ही मैंने फोर्स हटाया वैसे ये इसने जो रिस्टोरिंग फोर्स लगाई, रिस्टोरिंग मतलब जो दोबारा इसको अपने ओरिजिनल स्टेट में लाना चाह रहे, ये नहीं चाह रही कि मेरे को मत छेड़ो, नहीं मेरे को मत छेड़ो। जैसे ही मैंने इसको छेड़ा तो इसने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाई, जैसे मैंने फोर्स को हटाया वैसे ही अपने ओरिजिनल मेन स्टेट में, जिस स्टेट में पहले था वैसे उसी स्टेट में आ गई। तो इससे मिलकर आपके दोनों पार्ट मेरे पास डेफिनेशन क्लियर हो चुके हैं। इससे एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आता है, ये बुक में आपको मिल जाएगा। अगर आप जो भी बुक फॉलो करते हैं, एनसीईआरटी हो चाहे आईएससी हो चाहे कोई सी बुक हो, कोई से भी स्टेट की बुक हो, उसमें आपको ये जरूर मिलेगा क्वेश्चन। तो मैं आपसे डिस्कस करता हूं। ये मिटाया तो मैं, अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए पॉज करके। मिटा दूं? ठीक है। तो मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि विच इज मोर इलास्टिक, स्टील और रबड़, तो आप क्या बोलेंगे? स्टील और रबर, इन दोनों में से आपको क्या लगता है कि क्या ज्यादा इलास्टिक, कौन सा मटेरियल ज्यादा इलास्टिक है? ज्यादातर अगर जिसको इतना नहीं पता है तो वो बोलेगा कि रबड़ ज्यादा इलास्टिक है, क्योंकि हमको पता है रबड़, हमारे इलास्टिक का नाम सुनते हैं दिमाग में रबड़ आता है, रबड़ खींचा खींचा खचक वापिस खींचा। स्टील क्या होगा? स्टील कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका आंसर वैसे तो स्टील है, अभी समझाता हूँ क्यों है स्टील, आगे हम पूरा इसको प्रूव भी करेंगे। बस अभी आप इसको सिर्फ थ्योरेटिकल से सुन लीजिए। थ्योरेटिकल मैं आपको बताता हूँ इसका एक्सप्लेनेशन, बाद में मैं आपको इसको पूरा एक्सप्लेन करके मैं इसको पूरा प्रूफ करके दिखा दूंगा आपको। जब हम फॉर्मूले से आगे पढ़ेंगे तो मैं फॉर्मूले से प्रूफ करके दिखा दूंगा आपको। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, चलिए डेफिनेशन में दोबारा आते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो डेफिनेशन को बोल रहा है द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच द बॉडी अपोजेस एनी चेंज। अब आप ये बताइए, अगर मैंने एक स्टील का वायर लिया और एक रबड़ का वायर लिया, मान लीजिए ये स्टील का वायर है, मान लीजिए थोड़ा सा जूम करके बना रहा हूँ तो अब रॉड में समझिएगा, रॉड नहीं है वायर सा बना रहा हूं मैं, और एक रबड़ है, रबड़ का वायर है। तो पहला पार्ट जो डेफिनेशन का क्या है, मैंने अंडरलाइन मार्क है यहाँ पर, इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी व्हिच ऑफ व्हिच द बॉडी अपोजेस एनी चेंज इन इट्स शेप और साइज व्हेन एक्सटर्नल फोर्सेस। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा, चले कहीं भी लगा देते हैं, चले नीचे की तरफ लगाते हैं। एक फोर्स में यहाँ पर लगा रहा हूं और सेम फोर्स में इस पे लगा रहा हूं, रबड़ के वायर पर। ओके, तो अब मेरे को आप ये बताइए कि कौन दोनों में से कौन सा मटेरियल जो है वो ज्यादा अपोज करेगा इस फोर्स को, ये या फिर ये? बताइए। जहां तक मेरे को लगता है स्टील अपोज करेगा ज्यादा, क्योंकि ज्यादा स्ट्रांग होता है ये। अब मैं इसको ज्यादा जान रहा हूँ तो चाहेगा नहीं, मेरे को नहीं जाना, मेरे को ये चाहेगा कि मैं इसको नहीं हिलाऊं, अब इसकी जो ओरिजिनल स्टेट है। लेकिन रबड़ के केस में ऐसे नहीं, रबड़ में अगर आपने देखा होगा, आपको रबड़ बैंड अगर स्ट्रेच करेंगे तो बहुत ही आसानी से स्ट्रेच हो जाता है। लेकिन स्टील के वायर को अगर मैं बोलूंगा आपको स्ट्रेच करें तो वो आसानी से इलोंगेट नहीं होगा, आसानी से स्ट्रेच नहीं होगा, क्योंकि ये ज्यादा टफ मटेरियल, ज्यादा रिजिड होता है, थोड़ा सा क्या कैसे कह सकते हैं, ये थोड़ा सा रिजिड होता है। तो फर्स्ट पार्ट में यही चीज, क्या ये विनर है फर्स्ट पार्ट का, मतलब यही आंसर है फर्स्ट पार्ट का। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, एंड रिकवर इट्स ओरिजिनल स्टेट एज सून एज डिफाइंड फोर्स आर रिमूव्ड। अब कई बच्चे से सोचेंगे अब तो रबड़ जीत गया भाई, नहीं अभी भी स्टील ही जीता है। क्यों जीता अभी दिखा दो, जीता है। मान के लीजिए आप घर पे ट्राई कर सकते हैं, आपके पास अगर स्टील का स्केल होगा तो आप उसको टेबल के किनारे पे रखिए और उसको ऐसे मारिए, वो ऐसे उसको नीचे की तरफ करिए तो वो टुर्र हिलता है ना, करके देख सकते हैं आप, ठीक है, करके देख सकते हैं आप लोग, टुर्र सा हिलता है, उसको मारेंगे अगर आप। लेकिन अगर आप रबड़ के साथ ऐसा करेंगे तो रबड़ का
इतना ज्यादा फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होगा रबड़ में, ठीक है ना, रबड़ में इतना ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर जब मैं एक्सटर्नल फोर्स को हटाता हूं, मैंने स्टील के स्केल को स्ट्रेच करा छोड़ा, तो बहुत ही स्पीड से हिलने लगता है, लेकिन रबड़ के साथ ऐसा नहीं होता है। मतलब स्टील की टेंडेंसी ज्यादा है अपने ओरिजिनल स्टेट, मतलब वो ज्यादा तेजी से अपने मेन पोजीशन में दोबारा वापस आ सकता है, आएगा भी, लेकिन रबड़ के केस में ऐसा नहीं होगा। रबड़ अभी भी हार गया इसमें, अभी भी इसमें स्टील ही जीत रहा है कि जैसे मैं डिफॉर्मिंग फोर्स हटाऊंगा तो दोबारा से अपनी ओरिजिनल स्टेट में स्टील पहले आएगा, रबड़ नहीं आएगा। आप ट्राई भी कर सकते हैं अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो। ये तो होगा थ्योरेटिकल प्रूफ। मैं आपको आज जब आगे चैप्टर बढ़ेगा तो मैं आपको इसका थ्योरेटिकल के अलावा मैं आपको इसमें न्यूमेरिकल उससे भी प्रूफ करवा दूंगा, फॉर्मूले से प्रूफ करवा दूंगा कि यही ज्यादा इलास्टिक मटेरियल है स्टील। तभी तो हम लोग स्टील का यूज करते हैं जब हम ब्रिज बनाते हैं या कुछ क्रेन्स बनाते हैं, रबड़ का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और ज्यादा इलास्टिक होता है, तभी तो कंस्ट्रक्शन में स्टील का यूज करते हैं हम लोग। ओके, तो मेरे ख्याल समझ में आ चुका होगा आपको। कर लेते हैं कि इलास्टिसिटी बॉडी में क्यों आती है। अब बात करते हैं, उसको ध्यान से समझना बहुत ही आसान है अभी। तो जैसे हमने बॉडी में डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई है, मान लीजिए यहाँ पर, जैसे हमने बॉडी में डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई, जैसे हमने बॉडी में डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई, तो बॉडी क्या करेगी, जो बॉडी के जो बॉडी में अंदर मॉलिक्यूल्स है जिससे बॉडी बनी हुई है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जिससे बॉडी बनी हुई है, कोई सी बॉडी, हर बॉडी मॉलिक्यूल से मिलके, एटम से मिलके बनी हुई है, तो उनकी एक प्रॉपर्टी होता है, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा मैं पढ़ाऊंगा, चिंता मत करिए। वो क्या करते हैं, आपस में जिसको अट्रैक्ट करते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस से एक दूसरे को अपने अट्रैक्ट करते हैं, तो उन फोर्सेस की वजह से बॉडी में इलास्टिसिटी आती है। एग्जाम्पल, अगर मैं अपने स्किन को भी प्रेस करूंगा, किसी को भी अगर मैं खींचूंगा अपनी स्किन को या प्रेस करूंगा, तो ये भी तो वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाती है। तो इसी से हमको पता लगता है कि कोई भी बॉडी, जो भी बॉडी बनी हुई है, अगर मैं उसमें डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करूंगा तो वो क्या करेगी, उसकी जो अंदर के मॉलिक्यूल्स है वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और वो कोशिश करेगी कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जो पहले था वो उसमें आ जाए, क्योंकि कोई भी बॉडी नहीं चाहती कि वो अनस्टेबल रहे। हम पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, सब लोगों को स्टेबिलिटी पसंद है, हमें भी स्टेबिलिटी पसंद है, आप लोगों को भी पसंद होगी स्टेबिलिटी। तो इसीलिए स्टेबिलिटी के क्या करना पड़ता है, स्टेबिलिटी में अगर आप नहीं पढ़ा हो बताया तो मैं आपको, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है बॉडी की वो मिनिमम होनी चाहिए। अगर मैं चाह रहा हूं कि कोई भी बॉडी स्टेबल हो तो उसके लिए मेरे को चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी शुड बी मिनिमम, उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी शुड बी मिनिमम। वो कैसे होगी, वो ऐसे होगी कि उसमें कोई भी स्ट्रेस, अभी हम पढ़ेंगे पूरा, चिंता मत करिए, स्ट्रेस, स्ट्रेन, कुछ भी किसी तरीके की कुछ भी उसमें चीज ना हो। तो वो कैसे नहीं होगा, जैसे हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई तो अभी मैंने क्या करा, पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर दिया, बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर दिया, मैंने उसको स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर दिया थोड़ा सा, तभी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अट्रैक्शन ने क्या करा, उन बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स थे, एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको, मान लीजिए ये 3 मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मैं कैसे दिखाऊंगा उसको, मैं उसको ऐसे स्प्रिंग से दिखाऊंगा, आपको ऐसे स्प्रिंग की तरीके की चीज बना के दिखाऊंगा। ये 3 थोड़े बड़े बनाता हूं मॉलिक्यूल्स, ये 3 मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें क्या है, आपस में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, वो सारे मॉलिक्यूल्स में होती, कोई सी मॉलिक्यूल हो। अब मैंने क्या करा, अब मैंने इस वाले मॉलिक्यूल को इस तरफ खींचा मैंने इसको, तो ये क्या करेंगे, ये क्या करेगा, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट करेगा, मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट करेगा, आपस में अट्रैक्ट करके क्या करना चाहेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काम करेंगी और इसे चाहेंगे कि ये वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाए। तो इसी की वजह से इसमें इलास्टिसिटी डेवलप होगी कि ये बॉडी को मैंने इसको पकड़ के इधर खींचा, लेकिन ये क्या करेगा, ये क्योंकि आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जुड़े हुए हैं तो ये नहीं चाहेगा कि ये इसको दूर जाने दे, तो इसको आप वापस से खींच लेगा। तो इससे हमको पता लगता है इलास्टिसिटी जो होती है वो रिस्टोरिंग फोर्स के साथ, इसको हम रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। जैसे मैं अभी बात कर रहा था, काफी थोड़ी देर पहले रिस्टोरिंग फोर्स बोला था मैंने, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स है कि जब हमने एक्सटर्नल फोर्स या फिर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई तो वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स जो प्ले में आएगी। मैंने मान लीजिए मैंने इस मॉलिक्यूल को इधर खींचा एफ से, मैंने इसको एफ एक्सटर्नल बोल रहा हूँ, EXT,
एफ एक्सटर्नल फोर्स से इसको इस डायरेक्शन इधर की तरफ खींचा, तो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, ये इसको वापस इधर की तरफ खींचेगा, इसको एफ आर। अब समझ गए होंगे आप, एफ आर मतलब एफ रिस्टोरिंग फोर्स। जितना फोर्स मैंने इधर लगाया ये कोशिश करेगा कि इसको इधर ही खींच पाए। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ यहाँ पर ये लिमिट पे काम करेगा इतना नहीं कि मैंने इसमें कुछ ज्यादा ही खींच दिया तो वापस नहीं आ पाएगा ये। तो जब तक मैं लिमिट पे खींच रहा हूँ इसको, तब तक ये कोशिश करेगा कि इसको वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में ये ला सके। कौन सा, रिस्टोरिंग फोर्स। अब इसको बोलेंगे एफ आर मतलब है यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स लिख देता हूँ आपके लिए मैं। यहाँ पर एफ आर मतलब है रीस्टोरिंग फोर्स, जो इसको दोबारा रीस्टोर करना चाह रहा है। आपने देखा हो मोबाइल में ऑप्शन आता है रीस्टोर, रिस्टोर मतलब दोबारा से उसको ओरिजिनल स्टेट में लाना, जैसे पहले था बिल्कुल नया कर देना, फैक्ट्री रीसेट कर दिया बिल्कुल। तो उसी तरीके से ये भी चाहेगा इसको इस फोर्स को हटा के दोबारा से जिस पोजीशन में था, मान लीजिए मैंने इसको जब खींचा लगा के तो ये इतना स्ट्रेच हो गया, मान लीजिए थोड़ा सा, पहले ये ऐसे था अब ये ऐसे हो गया। तो अब ये जो एफ एक्सटर्नल फोर्स है ये इसको दोबारा से जैसे पहले था वैसे ही लाने की कोशिश करेगी, तभी हम इसको रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा, ज्यादा मुश्किल नहीं, बहुत ही आसान है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत ही इजी है। ओके, तो पहले इस स्टेट में था, इसकी लेंथ मान लेते हैं यहां से यहां तक, चलिए छोड़िए लेंथ का क्या करना है इसमें, ठीक है। पहले इस स्टेट में था, अब जब जैसे मैंने इसको खींचा एक्सटर्नल फोर्स लगाई तो थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया, एलोंगेट हो गया ये, तो रिस्टोरिंग फोर्स वो फंक्शन करने लगी और ये कोशिश कर रही है इसको कि दोबारा से जिस स्टेट में थी वैसे उसको लाए, तो इसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। आगे हम जितना भी इससे रिलेटेड इलास्टिसिटी से रिलेटेड टर्म्स पढ़ेंगे अगली वीडियोस में, तो उसमें आप ध्यान रखिएगा रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स दोनों अलग चीजें होती हैं। तो आप ये मत सोच, दोनों को कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों में अलग होती है दोनों, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स अलग होती है, ये तब काम आती है जब एक्सटर्नल फोर्स होगी, जब एक्सटर्नल फोर्स होगी तभी रिस्टोरिंग फोर्स काम आएगी, वरना रिस्टोरिंग फोर्स का कोई जरूरत नहीं है, तब आएगी भी नहीं वो। जब तक आप डिफॉर्मिंग फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते तब तक रिस्टोरिंग फोर्स नहीं आएगी। तो आप ध्यान रखिएगा, दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। बहुत ही दोनों अलग चीजें दोनों, ठीक है। तो होगा आपको समझ में आ होगा आपको। तो अब हम क्या करेंगे, ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ था, तो अब इससे आपका इलास्टिसिटी का पूरा मेरे ख्याल से क्लियर हो चुके होंगे डाउट। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं आपको जरूर दोबारा से बताऊंगा, कोशिश करूंगा बताने की। वीडियो पसंद आई होगी इस टॉपिक पे इलास्टिसिटी। अभी मैंने छोटी वीडियो बनाई है जानबूझ के, पहले मैं रिस्पॉन्स चेक करना चाह रहा हूँ कि आपको पसंद भी आ रही है वीडियो, नहीं आ रही है, और आप मेरे से क्या चाह रहे हैं। तो अगर आपको कुछ भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन या कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मेरे को जरूर पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं जरूर कोशिश करूंगा बताने की। और अगर आपको इस ऐसे ही और छोटे छोटे टॉपिक की वीडियोस चाहिए, क्योंकि मैं लंबी वीडियो नहीं बना रहा हूँ अभी, मैं रिस्पॉन्स चेक करूँ ऑडियंस का कि ऑडियंस को पसंद भी आ रही है नहीं आ रही है। तो अगर आपको पसंद आ रही है तो आप मेरे को जरूर बताइए, मैं अगर आपको पसंद आ रही है तो मैं और लंबी लंबी वीडियोस और बढ़िया बढ़िया वीडियोस और अच्छे अच्छे कंटेंट, बढ़िया बढ़िया एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन, लीड के पॉलिटेक्निक एग्जाम जो है उससे रिलेटेड, जो लीड का एग्जाम होता है उससे रिलेटेड मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के, चाहे वो PULET को पंजाब का हो, चाहे वो यूपी का हो, चाहे वो उत्तराखंड का हो, मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा अगर आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और आपको कुछ भी रिलेटेड क्वेरी है अगर इस टॉपिक से या फिर किसी भी सब्जेक्ट पे, तो आप मुझको जरूर पूछ सकते हैं, मैं जरूर कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।